हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो हम आपके लिए पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ कराई थी आप लोगों के लिए 12th क्लास में। जैसे कि वाष्प दाब से अवनमन, वाष्प दाब वाले मैंने टोटल राउल्ट के नियम पर सवाल कराए थे, कुल दाब वाले। आज हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे क्या वाष्प दाब। ठीक है, 2-3 दिन बाद ये वीडियो डल रही है। वो उसका कारण यह है कि टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों को कोचिंग पढ़ाने में या फिर वीडियो शूट करने में और कहीं भी स्टूडियो में, इसलिए हमको समय नहीं मिल पा रहा था। आज जो है समय मिला है। 2 दिन की छुट्टी है, रक्षाबंधन की और संडे की। 2 दिन हम आप लोगों के लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए और 12th क्लास के बच्चों के लिए एक तरफ से वीडियो बनाएंगे। लगभग आज मैं 2 दिन में ही हम लगभग 10 वीडियो में दोनों लेक्चर डाल दूंगा, 2 या 3 चैप्टर करा दूंगा कुल मिला के। बात है समझ में? तो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में क्या, राउल्ट के नियम पर। क्या करेंगे? राउल्ट के नियम पर। देखिएगा तो राउल्ट का नियम क्या था, हेडिंग डालिएगा राउल्ट का नियम। ठीक है, क्या डालेंगे? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे राउल्ट। उन्होंने 1877 ईस्वी में एक नियम दिया। 1877 ईस्वी में एक नियम बताया। इन्होंने वाष्प दाब पर अपना नियम दिया। अवाष्पशील वाष्प दाब, अवाष्पशील विलय वेलाक पर अपना नियम दिया था। क्या दिया था उन्होंने बताया था कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयक के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्या लिखेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय या विलायक के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मूल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय या विलायक के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसको कहते हैं? P0 माइनस के PS अपॉन P0 बराबर के N अपॉन N प्लस के N। ठीक है, ये इतना हो गया। क्या हो गया? वाष्प दाब का अवनमन। इसी को बोलते हैं क्या? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और इतना क्या हो गया? ये हो गया विलय का मूल प्रभाज। क्या हो गया? ये हो गया विलय का मूल प्रभाज। और विलायक का मूल प्रभाज देखिएगा क्या होता है? P0 माइनस के PS अपॉन P0 बराबर के N अपॉन प्लस के N। बात आई समझ में? ये होता है। ये तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ये। और ये क्या है? ये है विलायक का मूल प्रभाज। क्या है ये? है विलायक का मूल प्रभाज। अच्छा, मोल प्रभाज क्या होता है? मुझे लगता है मैंने 12th वाले बच्चों के लिए मोल प्रभाज में केवल मोलरता पढ़ाई है। मोललता या नॉर्मलता या फिर मोल प्रभाज के भी वीडियो बनाई नहीं है मैंने। चिंता नहीं करें आप, मैं बना दूंगा, उसको भी डाल दूंगा। ठीक है, मूल प्रभाज होता है क्या? वैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा मूल प्रभाज से संबंधित, और नहीं पढ़ा है तो मैं डाल दूंगा। हालांकि कुछ 90% बच्चों पे आते होंगे, नहीं भी आते तो मैं डाल दूंगा, आप चिंता नहीं करें बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक, अब इसमें देखिएगा, इसमें होता क्या है कि विलय विलायक का मूल प्रभाज, हम इसको विलय विलायक के मूल प्रभाज ये क्या होती है? N क्या होती है? N होती है, जैसे कि ये बड़ी N है तो विलायक का मूलों की संख्या
विलायक के मोलों की, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर के ग्राम बटे अणुभार होता है। क्या होता है? ग्राम बटे अणुभार। तो क्या लिखेंगे? बड़ी W अपॉन बड़ी M, कैपिटल M। बात आई समझ में? अब इसी से अब सूत्र क्या निकल कर आ जाएगा? P0 माइनस के PS अपॉन P0 बराबर के छोटी W अपॉन छोटी m बराबर के बड़ी M अपॉन बड़ी W। तो फॉर्मूला क्या निकल कर आया? ये आया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये राउल्ट के नियम का फॉर्मूला है। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ और उसका विवरण करता हूँ पूरा। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग इतने को। ये राउल्ट का नियम है। ठीक है, आगे अभी इसका सूत्र का निगमन करेंगे हम, क्या क्या है इसके सूत्र में। आगे देखिएगा इसके सूत्र में क्या क्या है। P0 माइनस के PS अपॉन P0 बराबर के क्या रहता है फॉर्मूला? W अपॉन M मल्टीप्लाई M अपॉन बड़ी W। बात आई समझ में? अब देखिए P0 क्या होता है? P0 विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? P0। और विलयन का वाष्प दाब क्या? विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? PS। ठीक है, और वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है मेरे बच्चों? वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? P0 माइनस के PS। और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? P0 माइनस के PS अपॉन P0। बात आई समझ में आप लोगों के? ठीक है, आगे देखिएगा छोटी W क्या है? विलय के ग्राम अणु की संख्या, ग्राम अणु की संख्या, अणु की संख्या क्या? छोटी W विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार M। विलायक के ग्राम अणु की संख्या, विलायक के ग्राम अणु की संख्या, ग्राम अणु की संख्या कितनी है? बड़ी W हो गई है। ठीक है, और विलायक का अणुभार बड़ी M। अणुभार क्या लिखेंगे? बड़ी M। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ पूरा कंटिन्यू। ठीक है ना, विलायक का अणुभार है नीचे, बड़ी M है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है। इसमें देखिएगा क्या देखना है आपको? इसमें देखना है कि हमेशा विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब से बड़ा होता है। क्या लिखना है? विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब से, विलयन के वाष्प दाब से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है।
होता है। बात आई समझ में? विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से हमेशा बड़ा होता है। समझे या ना समझे? अब क्या क्या है, बात आई समझ में? अब देखिएगा, आपको समझाएंगे हम राउल्ट के नियम की सीमाएं। क्या समझाएंगे आपको? राउल्ट के नियम की सीमाएं। देखिएगा तो राउल्ट के नियम की सीमाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, राउल्ट के नियम की सीमाएं। हेडिंग डालिएगा आप लोग, क्या डालेंगे? राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं। क्या डालेंगे हेडिंग? सीमाएं। बात आई समझ में? मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, बस 1 मिनट, आप लोग बस 1 मिनट दें हमको। प्यारे बच्चों देखिएगा, राउल्ट के नियम की सीमाएं नंबर 1 लिखिएगा। नंबर 1 राउल्ट के नियम की सीमाएं में क्या है कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है, लेकिन सांद्र विलयन के लिए लागू नहीं होता है। नंबर 1 लिखिएगा, राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है तथा सांद्र विलयन के लिए लागू नहीं होता है। बात आई समझ में? राउल्ट का नियम अवाष्पशील पदार्थों के लिए लागू होता है। क्या लिखेंगे? नंबर 2 राउल्ट का नियम अवाष्पशील पदार्थों के लिए लागू होता है। ठीक है, आगे लिखिएगा नंबर 3। यह नियम द्रव की द्रव में विलयता हो तो द्रव की द्रव में विलयता को ज्ञात करने के लिए यह नियम लागू होता है। नंबर 4 क्या है? यह नियम संगुणन के लिए लागू नहीं होता है। यह नियम संगुणन के लिए लागू नहीं होता है। बात आई समझ में? आगे लिखेंगे, यह नियम
वियोजन के लिए भी लागू नहीं होता है, वियोजन के लिए भी लागू नहीं होता है, नहीं होता है। बात आई समझ में। नंबर 6 लिखिएगा कि यह नियम वैद्युत अपघट्य विलयनों के लिए लागू होता है। क्या लिखेंगे? यह नियम वैद्युत अपघट्य, यह नियम वैद्युत अपघट्य विलयन के लिए लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। बात आई समझ में? बात समझे मेरे बच्चों? समझे ना? अब देखिएगा राउल्ट के नियम की सीमाएं में देखिएगा। यह राउल्ट का नियम तनु विलयनों के लागू होता है, तनु विलयन के लिए लागू होता है, तथा सांद्र विलयन के लिए लागू नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2, क्या राउल्ट का नियम अवाष्पशील पदार्थों के लिए लागू होता है? ठीक है, अवाष्पशील पदार्थों के लिए लागू होता है। नंबर 3 है द्रव की द्रव में विलयता को ज्ञात करने के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। द्रव की द्रव में विलयता हो तो उसके लिए भी लागू होता है राउल्ट का नियम। आगे देखिएगा, यह नियम संगुणन के लिए लागू नहीं होता है। बात है समझ में? आगे देखिएगा, यह नियम वियोजन के लिए भी लागू नहीं होता है। ठीक है, यह नियम वैद्युत अपघट्य विलयन के लिए लागू नहीं होता है। वैद्युत अपघट्य का मतलब समझे, ये भी वियोजन ही आता, क्योंकि वियोजन का मतलब वैद्युत अपघट्य मतलब वैद्युत में टूटना, ये क्या कहलाता है? वियोजन। ठीक, बात आई समझ में? इतनी होती है क्या राउल्ट के नियम की सीमाएं मेरे बच्चों। बात आई समझ में? और राउल्ट का नियम मैंने बताया था क्या होता है। राउल्ट का नियम P0 माइनस के PS अपॉन P0 बराबर के छोटी w छोटी m कैपिटल M अपॉन कैपिटल W, ये होता है क्या? राउल्ट का नियम। बात आई समझ में? ये क्या होता है? ये होता है राउल्ट का नियम। समझ में आई? ठीक है, अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए राउल्ट के नियम की न्यूमेरिकल्स। बात आई समझ में? राउल्ट के नियम्स की क्या क्या न्यूमेरिकल्स होती हैं वो पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।